आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हमारी जो पहले हमने पढ़ा था CHF, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की तीसरी बीमारी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम अपनी भाषा में भी बोल देते हैं हार्ट अटैक, जिसमें कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक की कंडीशन, ब्लॉक। अब आता है वो ब्लॉक होती कैसे है। तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हमारी ब्लॉक होती है वो होती है जैसे हमारे कोई भी टिश्यूज वगैरह जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, या हमारे लिपिड्स, या हमारे नॉर्मल से क्लोटिंग हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बन जाती है, उसकी वजह से हमारा ये ब्लॉक हो जाता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या? तो हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं थ्रम्बोसिस। थ्रम्बोसिस यानी कि ब्लड का थक्का जमना। तो जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज में लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाए, या फिर लिपिड धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो जाए, और या फिर हमारी थ्रम्बोसिस की कंडीशन बन जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, उसे बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा हार्ट है और ये हमारी है कोरोनरी आर्टरीज। तो हमारी जो नॉर्मल आर्टरीज होती है वो दिखने में कुछ ऐसी होती है कि हमारा नॉर्मल सा ब्लड आया, पंप हुआ और आराम से सप्लाई हो गया। लेकिन सेकंड है हमारा पार्सल ब्लॉक। पार्सल ब्लॉक के अंदर होता है जो हमारे लिपिड्स हैं, धीरे 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 कोरोनरी आर्टरीज में ये इकट्ठा होने लगते हैं। आप जो येलो कलर का यहाँ देख रहे हो, ये होते हैं हमारे लिपिड्स, या फिर वो टिश्यू जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हुई हो। थर्ड आता है हमारा कंप्लीट ब्लॉक। कंप्लीट ब्लॉक का मतलब होता है जैसे जैसे यहाँ पे लिपिड्स इकट्ठा होंगे, जो बची कुची जगह होती है वहां पे क्या करता है, ब्लड सप्लाई होने के लिए फोर्स लगाता है, जिस फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरीज अंदर से रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद उसमें ब्लड निकलता है और वहां पे ब्लड क्लोट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी तरीके से कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिसे बोला जाता है हार्ट अटैक। अगला आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि हार्ट अटैक को पहचानने के लक्षण क्या है। सबसे पहला हार्ट अटैक का पहचानने का लक्षण होता है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट विद शोल्डर पेन। कौन से साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड होता है, इसलिए चेस्ट पेन और शोल्डर पेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, और शोल्डर पेन धीरे धीरे लेफ्ट साइड शोल्डर से स्टार्ट होता हुआ धीरे धीरे हमारे चेस्ट में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा चेस्ट पेन होता है हार्ट अटैक के लक्षण में। अगला आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कतें होना। अगला आता है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग इसलिए कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है तो हमें अंदर से धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, ऐसा एहसास होता है कि वोमिट होने वाली हो, या फिर धीरे धीरे हेडेक स्टार्ट होगा। तो इस कंडीशन में बोला जाता है नोजिया और वोमिटिंग। अगला आता है फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब होता है हद से ज्यादा थकान, या कोई इंसान जरा सा भी कोई काम करे, अगर उसका हार्ट की कोई भी कंडीशन है तो उसको फैटिग्यू बनना, इसका मतलब हद से ज्यादा थकान होना। अगला आता है लाइटनेस टेंडेंस और डिजीनेस। लाइट लाइट हेडनेस का मतलब होता है जब भी आप रोशनी को देखोगे या आपकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी तो आपको चक्कर आ जाएंगे, या फिर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, या आपको एक तरह से इमेजिनेशन क्रिएट होगा, जिसको बोला जाता है लाइट हेडेडनेस। अगला आता है इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट का मतलब होता है आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल होना। अगला आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब कॉजेज या फिर एटियोलॉजी। इसे बोला जाता है कि इस बीमारी को होने के कारण क्या हो सकते हैं, या किस किस वजह से ये बीमारी हो सकती है। सबसे पहला आता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का अपनी नॉर्मल मात्रा से बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज हमारी डैमेज होने लगती है। अगला आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बोलते हैं LDL, कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज वगैरह इकट्ठा होते हैं, उसको बोला जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग आप सभी जानते हैं, टोबैको एज अ हार्मफुल ब्लड वेसल्स जो भी है, धीरे धीरे हार्ट में सप्लाई होने लगता है।
अगला आता है डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब होता है शुगर की बीमारी। जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो ब्लड के अंदर एक लिपिड्स की मात्रा अल्ट्रा लेवल पर पहुंच जाती है, जिसे बोला जाता है डायबिटीज। तो ये हुआ हमारा डायबिटीज। अगला आता है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है हमारा एक्सेसिव बॉडी वेट, यानी कि वजन का अचानक से बढ़ जाना, जो जिस मेन कारण होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं जैसे एमआई पढ़ रहे हैं, एमआई। तो ओबेसिटी का मतलब होता है कि बॉडी का वेट अचानक से बढ़ जाना और ज्यादा बढ़ जाना। अगला आता है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज का ना करना। कार्डियोवैस्कुलर का बिल्कुल भी एक तरह से फैक्टर बन जाना कि सुबह उठ रहे हैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब होता है लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, इसलिए बोला जाता है कि रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होती है। अगला आता है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट जैसे हाई सैचुरेटेड फैट्स लेना, ट्रांस फैट लेना, शुगर्स लेना, नेगेटिवली इम्पैक्ट हार्ट हेल्थ पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो हार्ट की मेन आर्टरीज है उसमें लिपिड्स, शुगर, तो जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को हाइपरलिपिडेमिया ही बोलते हैं। ये जितना भी हमारा मेन कारण होता है ये सब हमारा अनहेल्दी डाइट के अंदर आता है। अनहेल्दी डाइट एक ऐसा वो है जिसकी वजह से हमें सारी बीमारी हो सकती है। हाइपरटेंशन, CHF, MI, एंजाइना, जितनी भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आती है वो सारी ही अनहेल्दी डाइट पर पूरी तरीके से डिपेंड होती है। इसलिए बोला जाता है कि कंटामिनेटेड फूड या फास्ट फूड वगैरह ये नहीं खाना चाहिए। अगला आता है पैथोफिजियोलॉजी। मतलब पैथोफिजियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज अंदर जाके कैसे फैल रही है, कैसे डेवलपमेंट कर रही है। तो हार्ट अटैक की जो हमारी डिजीज है ये टिपिकली एक बिल्डअप करती है प्लेग, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था। जैसे ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पे जो येलो वाला है इसको बोला जाता है प्लेग। प्लेग का मतलब होता है एक तरीके से लिपिड्स, म्यूकस एक जगह इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लॉक हो रही है, तो वो प्लेग आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड का धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होना या फिर जमना, क्लोट होना, थ्रोम्बोसिस बनना, इसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड का थक्का बनना। जैसे यहाँ पे दिखाया है वुल्नरेबल प्लेग को बोला जाता है, जैसे ये हमारी आर्टरीज है। अब येलो वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, जो लिपिड्स हुआ वो हुआ, और ऊपर वाला जो पार्ट नॉर्मल सा खाली पड़ा है ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज। अब स्टेबल प्लेग होता है कि नॉर्मल सा एक प्लेग इकट्ठा हुआ और कोरोनरी आर्टरीज से अलग हुआ, जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में प्लेग के साथ साथ जो ये रेड वाला है इसे बोला जाता है थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड का जमना। तो प्लेग के साथ साथ हमारा धीरे धीरे क्या होता है ब्लड का जमने लगता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन बनती है। अगला आता है ट्रीटमेंट्स। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट्स कैसे होता है। जैसे हमने पहले भी बताया, ट्रीटमेंट्स होता है दो टाइप्स का, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल तो इसमें ऐसे ये कॉजेस फैक्टर हैं, यही होते हैं जैसे हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी को बढ़ाना, एक्सरसाइज वगैरह करना, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करना, कार्डियो करना इन द सेंस सुबह सुबह टहलना, वॉक पे निकल जाना, वो सब हमारा कार्डियो एक्सरसाइज के या कार्डियो एक्टिविटी के अंदर आता है। अनहेल्दी डाइट, जैसे अनहेल्दी डाइट का मतलब जैसे भी बताया था कि हमको जो एक सुटेबल डाइट लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ने वाली डाइट कोई नहीं लेनी है, फैट्स कुछ नहीं लेने हैं, शुगर्स नहीं लेनी है, हाई सैचुरेशन फैट्स नहीं लेने हैं, साल्ट नहीं लेना है, और कंटामिनेटेड फूड जैसे बताया था, कंटामिनेटेड फूड, बाहर का खाना, फास्ट फूड ये बिल्कुल नहीं खाने। तो ये सब हमारा आता है इसके अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। अब आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है।
तो हमारा जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो होता है दवाई से इलाज, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है हमारा बिना दवाई के इलाज, जैसे ही बताया था डाइट वगैरह। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहला आता है एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट्स। तो एंटी प्लेटलेट का काम होता है जो हमारी थ्रोम्बोसिस बनती है, ब्लड क्लॉट होता है, उसको रोकना, यानी कि ब्लड क्लॉट ना होने देना, या फिर हमारा एक तरह से जो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करना। अगली क्लास आती है बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इन सब का काम होता है इम्प्रूव ब्लड फ्लो, यानी कि जो भी हमारा ब्लड फ्लो चल रहा है एक एबनॉर्मल तरीके से, उसको सही तरीके से नॉर्मल तरीके से कराना। रेड्यूस स्ट्रेन ऑन द हार्ट, मतलब कि हार्ट की मसल्स पे कोई लोड ना पड़े और हमारा ब्लड सप्लाई धीरे धीरे आराम से सही तरीके से हो जाए। एंटीप्लेटलेट इसलिए देते हैं कि हमारे जो ब्लड में लिपिड्स बढ़ जाते हैं, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट आने लगते हैं, जिसमें धीरे धीरे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन एक क्लास होती है जो कि हमारे लिपिड्स वगैरह को काटने का काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे अटोरवास्टैटिन हुआ। तो ये हमारे स्टैटिन जितने भी होते हैं ये हमारे हाइपरलिपिडीमिया में काम आते हैं। हाइपरलिपिडीमिया इन द सेंस कि हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अगला आता है एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक यानी कि शुगर कंट्रोल। डायबिटीज में जितनी मेडिसिन हमारी काम आती है वो एंटी डायबिटिक होती है। डायबिटीज की दवाई इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी हमें डायबिटीज होता है तो हमारे ब्लड में शुगर की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लिपिड्स का बढ़ना एक आम बात हो जाता है। इसलिए हम उसे एंटी डायबिटिक मेडिकेशन देंगे जिससे वो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर ले और एक्सेसिव मात्रा में जो लिपिड्स बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े। अगला आता है डायरेटिक। डायरेटिक जैसे पहले बताया था एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं किडनी के ऊपर, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और साल्ट इनटेक और फ्लूइड जो एक्स्ट्रा होता है उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। अगला आता है हमारे पास मॉर्फिन। मॉर्फिन, हम यहाँ पे मॉर्फिन हम क्यों दे रहे हैं? मॉर्फिन एक नारकोटिक ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ हाई पेन किलर में ही काम आता है, जैसे हार्ट अटैक या फिर कहीं सर्जरी। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मेडिकेशन पेन को ऑन द स्पॉट कंट्रोल करती है। मॉर्फिन की क्लास एक नारकोटिक और इसको बोला जाता है एनाल्जेसिक। जो पेन किलर होती है हमारी सारी उनको बोला जाता है एनाल्जेसिक, लेकिन मॉर्फिन क्या है? हमारी नारकोटिक एनाल्जेसिक है, जिसका यूज सबसे ज्यादा पेन किलर सीवियर पेन किलर में होता है, जैसे हार्ट अटैक, सर्जरी। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है आर्मी में, जैसे गोली वगैरह लग जाती है तो मॉर्फिन सबसे खतरनाक काम आती है नारकोटिक पेन किलर में। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैसे एंटीप्लेटलेट इसलिए देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंटीप्लेटलेट इसलिए देते हैं कि खून हमारा गाढ़ा है उसको पतला करने के लिए। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसलिए देते हैं जो हमारी हार्ट वगैरह सही काम नहीं कर रही है, वेन्स वो सही तरीके से करने लग जाएं। स्टैटिन इसलिए देते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को गिराता है। एंटी डायबिटिक इसलिए देते हैं क्योंकि अगर उसको डायबिटीज है तो उसके लिपिड जो एक्सेसिव मात्रा में बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। डायरेटिक इसलिए दे रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ रहा है जिसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है तो वो किडनी के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाएगा। मॉर्फिन इसलिए क्योंकि ये है नारकोटिक पेन किलर, यानी कि सीवियर पेन, जैसे कि चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक में सीवियर चेस्ट पेन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं मॉर्फिन नारकोटिक्स। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो ये हमारी एक डिजीज डिसऑर्डर थर्ड वाला जो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे हाइपरलिपिडीमिया नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको ये बताएंगे कि हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, लिपिड्स क्या होते हैं, खून में कैसे बढ़ जाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसकी मेडिकेशंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो कुछ भी आपके सवाल हैं जो आपको समझ में ना आए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले
जो आपके डाउट है वो क्लियर कराए जाएंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, फार्मा वर्ल्ड में आपसे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।